सेल ऑर्गेनेली कंटिन्यू। तो आज एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम CULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम देखिए ये एक लैटिन वर्ड है, यह है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है कि लिटिल नेट, छोटा नेट टाइप। ये लैटिन वर्ड मीन्स ए लिटिल नेट। लिटिल नेट मीन्स आगे हम देखेंगे इसका नाम ही होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। अगर डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले ये दिया था 3 साइंटिस्टों ने, डिस्कवर बाय, या आप लिख सकते गिवन बाय, डिस्कवर बाय कीथ और शॉर्ट में रख लो ज्यादा, पोर्टर एंड थॉमसन। थॉमसन ने दिया था ये इन 1945। कीथ और पोर्टर एंड थॉमसन ने दिया था ये कब? 1945 में। 1945। ठीक है, अगर हम इसकी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल ये ऑर्गेनेली क्या होती है कि सेल की वो हर चीज जो उसको काम के लिए, जो उसका काम कराएगी, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसी होगी, बस वो वैसे ही हमने समझना है कि हम जैसे सेल के अंदर के पहले हमने सेल को समझना है और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने समझना है कि हाँ ये चीज इसके अंदर, सेल के अंदर ऐसी ही हो सकती है, ऐसी पॉसिबल है। हम बनाते हैं कोई चीज, तो हम कोई चीज डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट किस्म की चीजें बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को, चेयर को ऐसे बनाया है क्यों ना कि इस पे बैठना है, मेज को ऐसे बनाया क्यों ना कि इस पे हमने ये चीजें रखनी है। इसी तरीके से किसी और चीज को हम वैसे ही बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दैट थिंग। लेकिन अगर हम इसी तरीके से सेल के अंदर जो चीजें हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होती हैं और हमें समझना भी है उसको सेल के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेनस का। इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ER हम शॉर्ट में लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क, हम स्ट्रक्चर में इसको देख लेंगे कैसा नेटवर्क होता है। इज द नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम बता देंगे कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये सिंगल मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। कल हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, वो होता है डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग, नेटवर्क तो होता है सिंगल मेम्ब्रेन का, लेकिन इनमें क्या चीज होती है, कंटेनिंग ल्यूमिन। ल्यूमिन होता है इनका, और कहाँ होती है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। ठीक है, ये होता है, मतलब ये डेफिनेशन है, इनफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर, या इसमें कोई दूसरी चीजें और भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेनस तो होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, इसके अलावा क्या होता है इसमें, एक ही दो बात। दूसरी बात क्या होती है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है। दूसरे सेल ऑर्गेनेली जो है इससे साइज में छोटे होते हैं। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, ठीक है।
ये एब्सेंट होती हैं इन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, जैसे न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे पढ़ेंगे, वो भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से एब्सेंट होता है इन आरबीसीज में, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वहां पे भी एब्सेंट होता है। इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन आरबीसीज। आरबीसी होता है एक, तो क्योंकि मिलियंस में हमारी आरबीसी से वो सेल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं आरबीसी। और किस में एब्सेंट होता है? ह्यूमन स्पर्म में, जो मेल गैमेट होता है उसमें भी एब्सेंट होता है। एंड स्पर्म, ठीक है। जैसे हमने कल न्यूक्लियस पढ़ा था, तो न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसकी असल में इसकी ये क्या दो टाइप्स है मेन। इट इज टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है, इसकी वजह से ये टू टाइप्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER भी स्टार्ट में लिख सकते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं, सेल की एक और ऑर्गेनेली है, इसमें होती है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम यूज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, तो वो क्या करते हैं, वो आके इस के पास आ जाते हैं, ताकि ये इसकी हेल्प करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करने में, प्रोटीन बनाने में। तो वो राइबोसोम जब इसके साथ अटैच हो जाते थे, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब राइबोसोम इसके पास आएंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, कन्वर्ट इन रफ में। तो रफ कब कन्वर्ट होगा स्मूथ में? जब इसके से राइबोसोम्स इससे भाग जाएंगे। ये ऐसे होता है राइबोसोम स्ट्रक्चर। जब इससे राइबोसोम्स इसके पास इसके साथ अटैचमेंट नहीं रखेंगे, तो ये उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये और भी, अगर इसको हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, या ये खुद टूटता है सेल के अंदर, तो उनको कहते हैं माइक्रोमेयर्स। लिख लेंगे व्हेन, आपको क्वेश्चन में कभी आ सकता है माइक्रोमेयर क्या होता है या किस ऑर्गेनेल से बनते हैं, तो वही इसलिए ये देख लेते हैं हम। व्हेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम breaks into fragments called, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोमेयर्स। माइक्रोमेयर्स, ठीक है। तो अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, जब ये फंक्शन करता है, तो इसकी एक स्पेशल टाइप्स होती है। इसी तरीके से जो फ्रेगमेंटल फॉर्म होती है, एक होती है सिस्टरने, CISTERNE, ठीक है। दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा होता है वेसिकल्स।
सिस्टर नहीं, ये जो होती हैं ये होती है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल या फ्लैटेंड आप कह सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे इस तरीके से होती हैं। ट्यूब्यूल जो होती हैं ये होती हैं ब्रांच, ठीक है। ये ऐसे ही फ्लैटेंड, लेकिन इस पे क्या होती है कि ये इस तरीके से दो ब्रांचें निकली। वेसिकल होते हैं स्पेरिकल, ठीक है। ये वेसिकल होते हैं स्फेरिकल इन शेप। अब हम देखेंगे थोड़ा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है अटैच न्यूक्लियस के साथ, और यहाँ से नीचे ये है न्यूक्लियस, हम ऐसे रखते हैं डायग्राम बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से इस तरीके से ये न्यूक्लियस के साथ होता है, ये होता है, इसको कहते हैं ये, इसी को कहते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क इसी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अभी हमने जो टाइप्स पढ़ी थी सो ये ऐसे भी, तो इसको ना ये ऐसे भी हो सकता है, जिसको हमने वेसिकल बताया, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है वेसिकल बनाने वाला, ठीक है। ये आ गया ल्यूमिन जो हम बता रहे थे, इसमें इसका ल्यूमिन, ये इसका ल्यूमिन है जो बिल्कुल इसके साथ एसोसिएटेड है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी ल्यूमिन का हिस्सा बन गया, बस ये नेटवर्क है, ठीक है। अब ये है फ्लैट होता है, चौड़ी चौड़ी लेयर्स होती है, मतलब ये इसको हम काट काट लिया है हमने, तो ये क्या है, एक फ्लैटेड लेयर है ऐसे, ये भी है इस तरीके से, इसको ऐसे। तो अब ये क्या है, वेसिकल्स, जो हमने अभी देखा ये है वेसिकल इस तरीके से, और ये बनाता भी है वेसिकल। दूसरा हमने वो सिस्टर ने पढ़ा, तो वो बस ऐसे हमने पढ़ा, ये सिर्फ फ्लैटेंड होता है, बस ये सपोज ये है पीस, जिसको हम सिस्टर ने कहते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। टिब्यूल की बात करेंगे हम, बस ऐसे होगा, ये ब्रांच टाइप आ गया, ठीक है। बड़ा हो सकता है, हमने ये शॉर्ट में बनाया, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क। स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अगर आपको फिर समझ नहीं आती है थोड़ा सा ये
होता ऐसा ही है, लेकिन दिखने में कुछ कंफ्यूजिंग लगती है डायग्राम, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, सेम ऊपर भी ऐसे ही। तो अब क्या है, इसको हम ये ल्यूमिन कॉमन है इसके अंदर, तो इसको हम लिखते हैं, ये है साइटोप्लाज्मिक साइड। ये किस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है सेल के बाहर का साइटोप्लाज्म, और ये है ल्यूमिन। ठीक है, ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वेसिकल्स, ये है सिस्टर्न, ये है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसमें एक टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आ जाएंगे राइबोसोम्स। जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो तो वो इसके साथ, इसके पास में आ जाएंगे। बुक्स में लिखा है कि अटैच होती है, तो अटैच नहीं हो, वो इसके साथ ज्वाइन नहीं होते, अटैच नहीं होते वैसे, लेकिन इसके पास में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और उसमें फोल्डिंग भी होनी, तो ये यहाँ से बाहर से प्रोटीन अमाइनो एसिड वो कर ज्वाइन करके देते हैं, लाला के देते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं, और प्रोटीन डायरेक्ट इसके अंदर चली जाती है। तो अब उसमें सिक्रीट होना है या क्या होना है, फोल्ड होना है, तो वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है। तो यहाँ से ये प्रोटीन आ रही है। ठीक है, ये प्रोटीन आ रही है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसको ये फोल्ड हो रही है यहाँ पे, तो फोल्ड के लिए क्या है, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे, वो यहाँ पे आगे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये प्रोटीन आ गई। ठीक है, एक तो फोल्ड भी हो रही है, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी हो रही है, और फिर यहीं से ये प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ मूव करेगी और इस वेसिकल में चला जाएगी, और ये वेसिकल इस प्रोटीन को पहुंचा देगा बाहर। ठीक है, वो बाहर या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन होगी, हमने परसों देखा कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है वहां पे, या उसको सेल के बाहर भेज देगा, या डिग्रेड करनी होगी लाइसोसोम में भेज देगा। ठीक है, तो ये होती है इसमें प्रोटीन का फंक्शन। एक और यहाँ पे होता है फंक्शन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, मतलब शुगर ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लूकोज ऐड किया जाता है प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। वो ग्लाइकोसाइलेशन भी कहाँ होती है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होती है। तो इसकी जो दो टाइप है, अगर हम उसमें उसकी बात करेंगे और उसके डिफरेंस की बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनके अगर हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, इनके डिफरेंस की बात करेंगे हम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं काम करने के, और वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बायोसिंथेसिस, ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और ये क्या करते हैं, सिक्रीशन। ठीक है,
बायोसिंथेसिस भी कराता है और सिक्रीट भी कराएगा प्रोटीन को। ये जहाँ उसने जाना है इस वेसिकल के अंदर पैक करके ये आगे एंडोप्लाज्मिक गोल्गी अपरेटस को देगा। गोल्गी अपरेटस आगे अब वेसिकल्स को दूसरी जगह भेज देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग करवाता है, हेल्प करता है। एंड डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या लिंकेज पे तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। प्रोटीन फोल्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, प्रोवाइड डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इन प्रोटीन। इसके अलावा क्या करता है ये करवाता है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स वो चीजें जो सेल के लिए फायदेमंद नहीं होंगी, जो सेल के लिए वेस्टफुल होंगी, उन चीजों को ये कहाँ कर देगा, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दे सॉरी लाइसोसोम में भेज देगा कि इनको जाके डिग्रेड कर दो, ये सेल के लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये किसमें करता है, डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, डिग्रेडेशन के लिए भेजता है, सॉरी करवाता है डिग्रेडेशन लाइसोसोम, लेकिन ये हेल्प करता है चीजों को वहां तक भेजने में। इसके अलावा ये क्या करता है, अभी हमने देखा एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी याद रखना, ग्लाइकोसाइलेशन किस वाले मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस में होती, स्मूथ में या रफ में, सॉरी ये सब आ गए रफ के, ये जो है ये रफ के वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंसेस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बायोसिंथेसिस करवाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बायोसिंथेसिस करवाता है। और यहाँ पे ये क्या करवाता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब एन टर्माइनस पे ग्लूकोज को ऐड कर लेता है, उसको कहते हैं एन लिंक शुगर या कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है प्रोटीन पे, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। LATION, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है। अब ये आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, जो सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस करवाता है, ये लिपिड बायोसिंथेसिस करवाता है। लिपिड बायोसिंथेसिस, हमने देखा लिपिड बाइलेयर, जो सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या किसी और ऑर्गेनेल की हम देखेंगे आगे, वो मेम्ब्रेन होती है लिपिड से बनी होती है। तो वो लिपिड सिंथेसाइज कहाँ होंगे, बनेंगे कहाँ, तो वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको बना के यहाँ से पैक करके सेल मेम्ब्रेन को दे देता है। लिपिड बायोसिंथेसिस स्पेशली जैसे फॉस्फोलिपिड्स, सबसे ज्यादा, और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, हम बायोकेमिस्ट्री में इनको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड ट्राई ACYL ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये करवाता है स्टीरॉइड्स बायोसिंथेसिस, स्टीरॉइड्स बायोसिंथेसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड हार्मोन, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोजेस्टेरॉन है,
एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कोलेस्टेरोल, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन HARMON, ठीक है, यहाँ पे इनकी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इनको डिग्रेड कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन आप किसका, कोई ड्रग हो, कोई और दूसरी ऐसी चीज हो, ड्रग्स या दूसरी चीजें होती है, ये कहाँ पे, इन लिवर। और ये क्या करता है, ये क्यों कराता है, इसमें एक स्पेशल चीज होती है जो इम्पोर्टेंट है, एक हार्मोन होता है, एंजाइम, स्पेसिफिक सुपर फैमिली एंजाइम होता है, मतलब एक अच्छा एंजाइम होता है जो इसको हेल्प करता है, और उसका नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450, ठीक है, ये मैमल्स में भी यही होता है। साइटोक्रोम P450 जो है ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से ये क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि साइटोक्रोम P450 किस ऑर्गेनेली में होता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक फंक्शन है कि हमारे सेल में जो कैल्शियम होता है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होके रहता है। तो वो कौन से पार्ट में हो, कौन से वाले टाइप में होता है, स्मूथ में या रफ में, तो वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, Ca++2+, ठीक है। और इसको कहते हैं, इस कैल्शियम की वजह से इसका एक नाम पड़ गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तभी हमने इसको इस तरीके से लिखा है। तो ये सब था शॉर्ट में, और सब इम्पोर्टेंट चीजें एटलीस्ट इतना इनफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।